हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब? आई होप कि आपकी स्टडी ठीक चल रही है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल जियोलॉजी का जैक बोर्ड क्लास 11th का एग्ज़ाम है, टर्म 2 का। तो उसका मैं इस चैनल में तैयारी करवा रहा हूं। तो अभी मैं वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो हो सकता है कि कल का एग्ज़ाम में पूछ दे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, सुनामी क्या है? तो सुनामी आप लोग सुने होंगे, तो चलिए देखते हैं सुनामी आखिर होता क्या है। तो जब भी धरती हिलती है तो भूकंप आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि धरती हिलने से भूकंप आता है। और जब यही भूकंप समुद्र में आता है, जब समुद्र में आने लगता है तो सुनामी बन जाता है। तब उस समय हम उसको भूकंप नहीं बोलते, बल्कि उसको क्या कहते हैं, सुनामी बोलते हैं। जब वही भूकंप समुद्र में आता है तब, यानी समुद्र में उठने वाले यानी समुद्र में उठा तूफान ही सुनामी कहलाता है। जो समुद्र में उठने वाले तूफान है उसी को सुनामी बोलते हैं। और समुद्री तूफान को जापान में सुनामी कहा जाता है। ये जो सुनामी शब्द जो निकला है वो जापान का एक शब्द है, ठीक है, जिसका मीनिंग यहाँ पर है कि सु और नामी से मिलकर बना है। सु का मतलब होता है समंदर और नामी का मतलब होता है लहरें, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर जापान से जो शब्द निकला है सुनामी, उसका मतलब होता है समंदर की लहरें, ठीक है। अब फिर हम लोग देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति। तो उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, यानी सुनामी की उत्पत्ति। तो महासागरों के विशेष भागों में जो दरारें या गहरे गर्त यानी खाड़ियाँ पाए जाते हैं, जो गहरे दरारें या खाड़ियाँ पाए जाते हैं, इसे समुद्री तल में असंतुलन के कारण आकस्मिक भूगतियाँ होती रहती है। आकस्मिक भूगतियाँ होती रहती है ये दरारें या गर्त के कारण, ठीक है। और जिससे समुद्र में एक साथ लंबे लंबे महाविनाशकारी लहरें उठने लगती है जो सुनामी का कारण बनते। तो इस तरह जो समुद्र के नीचे जो गहरे खाड़ियाँ होती है, खाड़ियाँ, दरारें, गर्त, जो गड्ढे होते हैं, जिससे असंतुलन उत्पन्न होता है समुद्री तल में और आकस्मिक भूगतियाँ होने लगता है, अंदर में हलचल मचने लगता है, जिस कारण लंबे लंबे विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती है और उसको हम सुनामी कहते हैं। इस तरह सुनामी का उत्पन्न होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं वायुमंडल को प्रदूषित करने वाले कारकों की समीक्षा करने पर, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। तो उसके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो जैसा कि प्रदूषण, सबसे पहले प्रदूषण क्या होता है उसको देखेंगे। तो वायु में अवांछनीय पदार्थों के मिलना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु में अवांछनीय पदार्थ यानी जो आलतू फालतू का पदार्थ है उसका वायुमंडल में मिलना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। तो वायुमंडल को प्रदूषित करने वाले कारक, अब इसके कुछ कारक है जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। तो इसमें देखेंगे हम लोग प्राकृतिक कारक यानी प्राकृतिक स्रोत और मानवीय स्रोत देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक स्रोत को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रकृति में ही वे कौन कौन से कारक है जो वायु प्रदूषण का कारण है। तो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरीन और अमोनिया आदि वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। तो ये सारे प्राकृतिक कारक है जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। इसके साथ साथ ये तो मुख्य थे, अब कुछ एक्स्ट्रा भी है, जैसे अन्य प्राकृतिक स्रोत, वनों में लगने वाले अचानक आग और आग के कारण उत्पन्न धुएं और राख के कण, आंधी व तूफान से वायुमंडल में फैलने वाले धूलकण, ये सब प्राकृतिक कारक है जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं मानवकृत या मानवीय स्रोत क्या है। तो उद्योगों से निकलने वाले जहरीले धुएं, ये तो मानव के द्वारा उत्पन्न कारक है जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। फिर हो गया धुएं और साथ ही साथ कारखानों से निकलने वाले विषैले रासायनिक पदार्थ वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। तो इतना तो आप जानते हैं। उसके बाद देखते हैं कि परिवहन किस प्रकार से वायुमंडल के प्रदूषण का कारण है। जैसे वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा परिवहन है। तो वायुमंडल की निचली परत को कौन प्रदूषित करता है? बड़े बड़े स्वचालित वाहन, रेलगाड़ी से निकलने वाले विषैले गैसें। और ऊपरी परत को कौन प्रदूषित करता है? वायुयानों और अंतरिक्ष यानों से निकलने वाले धुएं। तो इस तरह से मानवीय स्रोत थे जो वायु प्रदूषण का कारण है। फिर हो गया कि वायुमंडलीय समस्या। अब वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है? तो जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, फिर भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो रही है, यानी वातावरण का ताप बढ़ रहा है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है, फिर अम्लीय वर्षा हो रही है, ठीक है। और वर्षा के वितरण में परिवर्तन, यानी कभी कम वर्षा होती है, कभी ज़्यादा वर्षा होती है। वैसे क्षेत्र जहाँ सूखे वहाँ वर्षा नहीं होती, जबकि जहाँ वर्षा की ज़रूरत है वहाँ
वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह वर्षा के वितरण तो है, हर जगह वर्षा का वितरण अलग अलग है, हर जगह में मौसम के हिसाब से, यानी जिस तरह मंथ होता है ना कि इस मंथ में यहाँ इस तरह से वर्षा होता है, तो उस तरह का वर्षा नहीं होता, परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यह किस कारण होता है? वायुमंडल में प्रदूषण के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है कि वायुमंडलीय प्रदूषण के दुष्परिणाम जो यहाँ ऊपर में थे ना, उसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का उल्लेख कीजिए। यानी राष्ट्र के द्वारा अपनाए गए उपाय कौन कौन से और अंतर्राष्ट्रीय उपाय कौन कौन से हैं जो वायुमंडलीय प्रदूषण के दुष्परिणाम को दूर करते हैं। ठीक है, या दूर करने के लिए उठाए गए। जैसे देखते हैं इसके आंसर में हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पर एक ढांचा बनाया है, ठीक है, एक टेबल बनाया है, इससे ज़्यादा समझने में आसानी होती है। ठीक है, वायुमंडलीय प्रदूषण के दुष्परिणाम, पहले यहाँ पर जितने भी दुष्परिणाम है उसको लिखेंगे, फिर यहाँ पर राष्ट्रीय प्रयास को लिखेंगे, फिर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जैसे क्या है कि भूमंडलीय ताप में वृद्धि ये है दुष्परिणाम। अब दुष्परिणाम भूमंडलीय ताप में वृद्धि, तो इसको रोकने के लिए राष्ट्रीय प्रयास क्या किए गए हैं, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किए गए। जैसे 1989 में पर्यावरण दिवस पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप UNEP द्वारा भूमंडलीय तापन भूमंडलीय चेतावनी नामक नारा दिया गया। ठीक है, नारा दिया गया। ये किसके द्वारा प्रयास किए गए हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। फिर हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय प्रयास क्या किए गए हैं। जैसे विश्व उष्णन को दूर करने के लिए 5 जून को भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया और 19 नवंबर को 1986 ईस्वी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया। तो ये था भारत ने यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो सहयोग किया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा ओजोन परत का क्षय होना, ये दुष्परिणाम है, दूसरा दुष्परिणाम। उसके बाद है तो ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं। जैसे ओजोन परत की सुरक्षा के लिए विश्व स्तर पर वियना कन्वेंशन को 1985 में अपनाया गया। ये वियना कन्वेंशन एक क्या बोलते हैं आयोजन किया गया है। ठीक है, 1985 में, ताकि ओजोन परत का क्षय को रोका जा सके या कम किया जा सके। तो यह एक बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता या पर्यावरण को लेकर एक समझौता है। इसके अंतर्गत CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को कम करने के लिए प्रयास किया गया है। ठीक है, उसके बाद हो जाता है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ये तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था। अब राष्ट्रीय प्रयास क्या किए गए? तो भारत ओजोन परत के बचाव हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्नों में शामिल रहा, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए उसमें भारत शामिल रहा। ठीक है, उसके बाद वियना कन्वेंशन से लेकर 2016 में किगाली समझौता तक भारत अपनी भागीदारी कर रहा है। यानी वियना जो कन्वेंशन है उसमें भी भारत शामिल रहा, और साथ ही साथ वहाँ से लेकर 2016 में जो किगाली समझौता हुआ उसमें भी भारत अपना सहयोग दे रहा है। तो इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बाद है अम्लीय वर्षा, ये तीसरा क्या दुष्परिणाम है। ठीक है, तीसरा दुष्परिणाम वायुमंडलीय प्रदूषण का। तो इसका राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसको कम करने के लिए? भारत में अम्लीय वर्षा को कम करने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं। जैसे वाहनों में CNG का उपयोग पर बल दिया है, घर घर में LPG का उपयोग पर बल दिया गया है। उसके बाद क्या है? कोल बर्निंग के दौरान उत्सर्जित जो CO2 SO2 जो यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो उत्पन्न होता है उसको वायुमंडल में जाने से पहले वायुमंडल में उसको कम से कम जाने देते हैं, या वायुमंडल में जाने से रोककर ही हम उसको फिर से रीयूज कर देते हैं। ठीक है, पुनः उसको यूज में ले आते हैं, और अस्कर वर्ग का उपयोग हो रहा है, यानी पुनः रीयूज करने के लिए। ठीक है, रीयूज फिर से उसका यूज करने के लिए, यानी उसको वातावरण में जाने नहीं देते, क्योंकि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सब यदि वातावरण में चल जाएंगे तब क्या होगा? तब अम्लीय वर्षा होगा। ठीक है, तो इसको जाने से रोकने के लिए हम अस्कर वर्ग का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहीं पर कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं, वैश्विक स्तर पर भी
एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा की समस्याओं का समाधान हो रहा है, वैश्विक स्तर पर भी इसका समाधान हो रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं ऋतु परिवर्तन यानी असमय ऋतु परिवर्तन। ये भी एक क्या है, ये भी एक दुष्परिणाम है वायुमंडलीय परिवर्तन का। ठीक है, तो देखते हैं इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं ऋतु परिवर्तन यानी असमय ऋतु परिवर्तन को रोकने के लिए या कम करने के लिए। तो विश्व भर में सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वन क्षेत्र बरकरार रहे। ये विश्व स्तर पर ऐसा प्रयास किए जा रहे हैं कि वन क्षेत्र को हम ज़्यादा से ज़्यादा बरकरार रखें, यानी उसको नष्ट होने ना दें। फिर पौधे अपने विकास करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेते हैं, तो इस तरह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड दूर हो जाता है, यानी चल जाता है। ठीक है, तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगा तो वातावरण अपने प्रदूषित नहीं होगा। ठीक है, तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में नहीं बढ़ेगा तो ऋतु परिवर्तन अपना समय पर होगा। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हो गया। फिर राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि कुछ देशों ने उद्योगों पर जुर्माना लगा दिया है ऋतु परिवर्तन को रोक। ऋतु परिवर्तन कैसे हो रहा है, अधिक प्रदूषण के कारण। तो प्रदूषण कैसे हो रहा है, कल कारखानों के कारण। तो कल कारखानों पर ही बहुत देशों ने जुर्माना लगा दिया है। ठीक है, यानी प्रदूषणकारी उद्योगों को वहाँ की जनता को जुर्माना देना पड़ेगा, यानी उद्योग दे रहा है, उद्योग दे रहा है जुर्माना, किसको, जनता को दे रहा है। ठीक है, प्रदूषण करने के लिए। तो ठीक है, फिर देखते हैं कि अब भारत ने क्या प्रयास किए हैं। तो भारत ने पर्यावरण को स्थिर बनाए रखने के लिए वन क्षेत्रों के संरक्षण देना प्राथमिक उद्देश्य बना लिया। यानी भारत ने पर्यावरण को स्थिर बनाए रखने के लिए, यानी प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया है, संरक्षण दे रहा है। किसको संरक्षण दे रहा है, वन क्षेत्र को संरक्षण दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं वायुमंडलीय प्रदूषण को, दुष्परिणाम को कम करने के लिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का वीडियो पाने के लिए, और इस तरह का वीडियो और भी हम लोग बनाएंगे ताकि कल के एग्जाम में हम लोग बढ़िया से बढ़िया अपना प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए यदि वीडियो अच्छा लगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।